Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor Amit and welcome to Admin Nation. तो कल हमने बात की थी वुड्रो विल्सन के बारे में। थिंकर्स कौन कौन रहे वुड्रो विल्सन से पहले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की हमारे द्वारा बात की गई थी, जिसमें हमने स्पॉइल सिस्टम के बारे में बताया था कि कैसे स्पॉइल सिस्टम यूएस में चल रहा था, कैसे वो मेरिट को चैलेंज कर रहा था। कुछ टेलर के प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेलर ने दिया था। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है हमारे द्वारा उसके बारे में बात की गई थी। साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में बात हुई थी। कैसे मेरिट सिस्टम चैलेंज हो रहा था, क्या क्या उसमें दिक्कतें आ रही थी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हमने बात किया था। तो अगर हम देखें, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें वुड्रो विल्सन के बारे में बता दिया गया है, कंटेक्स्ट उनका बता दिया गया था मेरे द्वारा, कंट्रीब्यूशन क्या क्या है। अब हमारी 3 चीज़ें रह गई, क्रिटिसिज्म, रेलिवेंस और करंट स्टेटस क्या है। जो वुड्रो विल्सन ने कही थी उन चीज़ों का करंट में स्टेटस क्या कुछ है, क्या आज भी वो चीज़ें मान्य हैं। चलिए उसी के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। होप कल की वीडियो आपको ठीक लगी होगी। उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सुधारने की कोशिश की थी, मेरी बात में, मेरी आवाज़ में, काफ़ी चीज़ों में अगर फ़र्क लगा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं और ज़्यादा खुद को बेटर करने की कोशिश करूँगा। सो बात आती है हमारी क्रिटिसिज्म कि इतना सब होने के बाद वुड्रो विल्सन पे क्या क्या क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स उनके बारे में क्या कह रहे थे। पहला तो जो उन पर क्रिटिसिज्म आता है ना, वो आता है रिजेक्शन ऑफ डाइकोटोमी, कि उन्होंने प्रिंसिपल दिया था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। आपको क्या लगता है वो सही था? कंप्लीट तौर से सही भी नहीं था, कंप्लीट गलत भी नहीं था। उनका कहने का मतलब कुछ और था, पर लोगों ने उसको इंटरप्रेट किसी और तरीके से किया। वो हम बाद में देखते हैं जब आगे करंट स्टेटस के बारे में बात होगी। तो बेसिकली जो इसमें थिंकर आते हैं ना, वो है हर्बर्ट साइमन, वुड्रो विल्सन के सबसे बड़े क्रिटिक, देन ड्वाइट वोल्डो, देन FM मार्क्स। इन्होंने बेसिकली जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी है उसको रिजेक्ट किया है। उनका कहने का सीधा मतलब ये था कि जो पॉलिटिक्स है और एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेशन में कभी रह नहीं सकते, सेग्रीगेट नहीं किए जा सकते। सॉलिट्यूड में पॉलिटिक्स और सॉलिट्यूड में एडमिनिस्ट्रेशन, एक दूसरे से सॉलिट्यूड में ये दोनों रह ही नहीं सकते। तो इसकी ही बात वो करते हैं कि इन दोनों को सेपरेट किया ही नहीं जा सकता आपस में से। जैसे आपको पता होगा, एज पॉलिसीज कैन ओनली बी फॉर्मुलेटेड व्हेन मेकर्स गेट टू नो अबाउट ग्राउंड रियलिटी। जब यहाँ पे अगर मान लो सेंटर में कोई बंदा बैठा है, उसको दूर दराज, ये उसके पास का, जैसे दिल्ली में बैठे हैं, ये पार्लियामेंट, और ये दिल्ली की पेरीफेरी NCR, और यहाँ तमिलनाडु में जाके कोई विलेज है, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा विलेज है तमिलनाडु की कोई, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु छोड़िए, आप इसको अंडमान एंड निकोबार ले लीजिए, वो तो डायरेक्ट कंट्रोल में है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे कोई उनका छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अंडमान एंड निकोबार, उनकी यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो अब पार्लियामेंट में बैठे मोदी जी को क्या पता है यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस की जा रही हैं लोगों के द्वारा। ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता होगा। जब तक यहाँ से DC DM उन तक अपनी बात नहीं पहुँचाएंगे सेंटर में बैठे हुए लोगों तक, तब तक उन्हें ग्राउंड रियलिटी का ही नहीं पता होगा, जो कि सिर्फ उन्हें वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ही दे सकते हैं। और अगर बिना बात पहुंचाए अगर वहाँ पे पॉलिसीज बनेंगी तो वो वेग होंगी, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो जब ग्राउंड रियलिटी को ठीक ही नहीं कर पा रही है, ग्राउंड रियलिटी पे अपना एक्चुअल वर्क ही नहीं दिखा पा रही है, तो ऐसी पॉलिसीज का फ़ायदा ही क्या है लोगों के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है, जैसे इसको अगर पेपर में लिखना हो, एज पॉलिसीज कैन ओनली बी फॉर्मुलेटेड व्हेन मेकर्स गेट टू नो अबाउट ग्राउंड रियलिटी विच वाज गिवन बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड पॉलिसीज आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर इन द नेम ऑफ मिनिस्टर्स। वो मिनिस्टर, जैसे मैंने कल बताया था ना कि निर्मला ताई को नहीं पता होगा कि फाइनेंस की बुक क्या होती है, उन्होंने फाइनेंस शायद कभी पढ़ा भी ना हो, उन्हें उसके बारे में कुछ पता भी ना हो, फिर भी वो यहाँ आके बात करती हैं फाइनेंस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए अब फाइनेंस की बात आई है तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चीज़ बताता हूँ। अब मैं आज ही न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ क्या देख रहा था, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था चीज़ों को अपनी। तो मैंने देखा उसमें कि फॉर एग्जांपल ये बुक है, नोटबुक, जो आप नोटबुक जिस पे लिखते हो,
ये वो वाली नोटबुक है। जो पहले 100 रुपये की मिल रही थी ना, अब वो 100 अराउंड 125 की मिल रही है। जबकि पहले जो टैक्स था वो 18% था, उसको घटा के 0% कर दिया है नोटबुक्स पे। यार ये कमाल की बात हो गई, जो पहले चीज़ 100 की मिल रही थी अब 125 मिल रही है, जिसपे जीएसटी भी कम कर दिया है। हाँ, ये हो रहा है। ये पता नहीं क्या क्या सोच के, पता नहीं एडमिनिस्ट्रेटर ने कौन सा नशा करके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनाए, मैं नहीं समझ पाया। उन्होंने नोटबुक्स पे तो जीएसटी हटा दी, पर उन्होंने क्या किया, जो पेपर होता है ना, नॉर्मल पेपर जो नोटबुक के अंदर मिलता है, जो वाइट पेपर जिस पर हम लिखते हैं, जो पहले 12% जीएसटी पे था वो अब 20% जीएसटी पे कर दिया है। ऑब्वियसली यार, कापी नोटबुक के अंदर पेपर ही तो लगेगा, और तो कुछ नहीं लगा के भेज सकते ना। लोहे की पत्तियां लगा के तो लोग ने भेज नहीं देंगे उसको, वो पेपर लगेगा। जो पहले 12% का था वो 20% का हो गया। इसकी वजह से ये रेट बढ़ गए, और इसकी वजह से भी नहीं बढ़े। बेसिकली मैं क्या बताता हूँ, पहले जो 18% था ना, वो जो सेलर था बीच में से, वो उसको रिबेट ले लेता था 18% पे, वो रिबेट क्लेम कर लेता था अपनी। पर अब ये जो 20% लगा है ना, क्योंकि नोटबुक पे तो जीएसटी 0% हो चुका है, पर पेपर पे 20% है, तो पेपर मिल वाले उन्हें रिबेट करने नहीं देते, ये वापस पैसा लेने नहीं देते, और वो रिबेट कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो नोटबुक बेचनी है, वो 0% पे बेचनी है। जब गवर्नमेंट उनको बोलती है कि जैसे हम नोटबुक लेने जाते हैं, उन्होंने उनको नोटबुक थमा दी एक कस्टमर को, पर उस पर तो 0% जीएसटी लगा हुआ है, तो वो सेलर उस पर रिबेट क्या ले लेगा। तो पहले जो वो रिबेट ले पा रहा था 18% की, जिससे अमाउंट कुछ ना कुछ कम हो रहा था, वो अब 0% हो गया, तो उस पर अमाउंट तो घटेगा नहीं। ऊपर से उन्होंने पेपर पे 20% जीएसटी भी बढ़ा दिया है। तो ये अराउंड जो पहले 100 रुपये की बन रही थी, वो जीएसटी इंक्रीज होने के बाद 120 की हो गई है, क्योंकि 20% जीएसटी इंक्रीज हुआ है। उसके बावजूद जो पहले रिबेट ले लिया जाता था, जो ये वापस 100 की आ सकती थी रिबेट लेने के बाद, क्योंकि रिबेट ख़त्म कर दिया है, क्योंकि नोटबुक पे टैक्स जो है वो 0% कर दिया है, तो ये अब विद 5 रुपये प्रॉफिट भी अगर वो बंदा कमाएगा तो 125 की बेचेगा। हाँ, तो आज का ही एक एडिटोरियल नहीं था, आर्टिकल था जो मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें ये सब चीज़ें बताई हुई थी। कमाल का नशा करके यार बनाते हैं ये। तो कई बार सोच के हंसी आती है। मैं काफ़ी देर तक हंसता रहा, फिर मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ भी डिस्कस की जाएगी आज। बता देना अपने विचार की क्या है आपके भी। सो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये तो बीच में एक चीज़ आ गई थी, तो मैं वही बता रहा था कि इन्हें शायद ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगा कि नोटबुक में पेपर भी लगता है। ये तो अपने आईपैड टैब पे बैठ के अपनी पॉलिसीज़ बना के चले जाते होंगे, तो क्या पता होगा। हाँ, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमेशा अपने बबल में ही रहता है। सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी यही है। आपको कहीं मेंशन करने के लिए आप लिख भी सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ अपने बबल में ही बैठता है। तो बैक टू द टॉपिक। ये तो बस ऐसे ही एक एडिशनल न्यूज़ थी कि कहीं शेयर करनी हो, पता हो आपको एटलीस्ट। तो डीएम वही जो अपनी पॉलिसीज़ होगी, ग्राउंड रियलिटीज़ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद वो दिल्ली पहुंचाएगा। तो यही सब है। हाँ, अब वापस आते हैं रिजेक्शन ऑफ डाइकोटोमी। हाँ, और अगर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सेग्रीगेशन में कर दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है इस डीएम पे जो अभी पॉलिटिशियंस चेक एंड बैलेंस का एक मैकेनिज्म अप्लाई कर पा रहे हैं, वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। जैसे कि एक रिसेंट का एग्जांपल है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंट में 100+ सिविल सर्वेंट्स को टर्मिनेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, नॉन परफॉर्मेंस के बात पे, या परफॉर्म, उनका सीधी स्टेटमेंट है, ये कहीं लिखने के लिए आए तो परफॉर्म और पेरिश, परफॉर्म और पेरिश। ये हमारे जो पीएम है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो इसकी बात करते हैं, परफॉर्म और पेरिश की। या तो आप परफॉर्म करिए या पेरिश करिए। और होम मिनिस्टर तो ये भी बोल देते हैं कि गधे और घोड़े बैठे हैं, कि उन्हें पता है कि कौन गधा है कौन घोड़ा है। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करना चाहती, तो इसीलिए वो सीधा बोलते हैं ये तो गधे बैठे हैं आधे, तो यहाँ पे कुछ घोड़े हैं जिनके बीच में गधे उनका फ़ायदा उठा जाते हैं। लिटरली ये स्टेटमेंट है उनके द्वारा, और इसे ही पीएम थोड़ी सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में कह देते हैं, परफॉर्म और पेरिश। तो इन 100 बंदों को निकाल दिया गया। अगर समझो कि अगर पॉलिटिशियंस का इस ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल ना होता, तो ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी चीज़ करती और उन्हें टर्मिनेट करने के लिए भी कोई ना होता। तो इन्हीं चीज़ों को चेक एंड बैलेंस लगाने के लिए
पॉलिटिक्स का एक कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया। दूसरा पॉइंट ये है, जो स्टिलमैन है ना, ये भी क्रिटिक है स्टिलमैन, इन्होंने वुड्रो विल्सन को वैसिलेटेड बोल दिया। वैसिलेटेड माने जो कि अपने आइडिया चेंज करता रहता है। इसमें ना एक थ्योरी आती है एक्चुअली वुड्रो विल्सन की ही, कि पहले तो वुड्रो विल्सन में 1887 में डाइकोटोमी का प्रिंसिपल दे दिया, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का प्रिंसिपल दे दिया। फिर उनके क्लोज एलाई थे जिनका नाम था मार्टिन, वो उनकी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ना, मार्टिन उनकी जो वो थी ना हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और मेडिकल, उसके हेड हुआ करते थे और इनके काफ़ी क्लोज एलाई थे। तो और उनकी उसमें सेना में भी काफ़ी बड़ा एक पोस्ट संभाल रहे थे। तो उन्होंने कहा था ड्यूरिंग 1891 शायद, मतलब वुड्रो विल काफ़ी अलाई थे, क्लोज तो थे ही, पर वुड्रो विल्सन वापस गए थे और अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का जो उन्होंने मॉडल दिया था ना, अपने इस स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आर्टिकल को पढ़ने वापस उन्होंने आर्टिकल को पढ़ा और खुद ही अपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को रिजेक्ट कर दिया। पर इसके लिए हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, ये सिर्फ मार्टिन के द्वारा एक बात आती है, पर इसके लिए हमारे पास एक कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए इसको ना बहुत सारी जगह माना नहीं जाता। इसको स्कूल भी कहते हैं, फ्यूजन स्कूल। अभी मैं बताऊंगा जब थिंकर आएंगे करंट स्टेटस में कि एक फ्यूजन स्कूल की बात होती है, जहाँ मैं ठीक से बताऊंगा इस चीज़ के बारे में है क्या आखिर ये। हाँ, पर जो मार्टिन ने कहा था कि जो वुड्रो विल्सन है ना, उन्होंने अपने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही लेटर फेज में रिजेक्ट किया था। तो इसी को देखते हुए स्टीलमैन ना उन्हें वैसिलेटेड बोल देते हैं कि वो तो अपने आइडियाज़ को कीप चेंज करते रहते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में रिलेशन क्या है। और यही कहते हैं, और इस पे ये बात भी आती है यार, अगर हम पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सेपरेट कर देंगे, इफ़ वी सेपरेट, अगर मान लो ये पॉलिटिक्स है ये एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इनको सेपरेट कर दिया, जो इन दोनों के बीच में ब्यूटी है ना, जो इनके रिलेशन में ब्यूटी, जो मैंने अभी समझाई कि डीएम इनको वापस फीडबैक देगा, यहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी है, ये सब होगा, तो ये ब्यूटी कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ साथ ही चलते रहना चाहिए, कि अगर वो हट ही गया और पॉलिटिक्स पे से एडमिनिस्ट्रेशन पे से पूरा कंट्रोल अगर पॉलिटिक्स का हट ही गया, तो उस पर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? ठीक है ना, वही चीज़ थी। उसीलिए स्टीलमैन इन्हें वैसिलेटेड भी बोल देते हैं लेटर फेज में। और निकोलस हेनरी हमारे महान थिंकर्स में से एक, इन्होंने 6 पैराडाइम्स भी दिए हैं, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने डाइकोटोमी को नैव कॉन्सेप्ट बोल दिया। डाइकोटोमी को नैव कॉन्सेप्ट मतलब कि किसी बच्चे ने दे दिया ये कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली कोई समझदार आदमी ये तो नहीं कहेगा ना कि आप पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग ही कर दो। वही सेम रीज़न था इनका भी कि पॉलिटिक्स अगर अलग हो गया तो चेक्स एंड बैलेंस, जो मेन चीज़ आ रही थी ना इसमें, वो सब चेक्स एंड बैलेंस की ही बात कर रहे थे। अगर ब्यूरोक्रेसी को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या किस कॉस्ट पे चीज़ें। अच्छा हाँ, इसी पे मुझे याद आया, मैंने कल आपको एक केस पढ़ने के लिए बोला था, याद आया? ऑटो शंकर केस। ऑटो शंकर केस पढ़ा किसी ने? हाँ, उसमें ब्यूरोक्रेसी की पावर पता लगी। ब्यूरोक्रेसी क्या चीज़, क्या है ब्यूरोक्रेसी, कि किसी बंदे को केस अंदर ही साफ करवाना है तो कैसे करवाया जा सकता है। हाँ, ये सब ऑटो शंकर केस में है। अब इस पे भी लोगों के रिजेक्शन है कि हुआ था, नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली आपने पढ़ लिया होगा, आपने खुद ही समझ लिया होगा कि चीज़ क्या है। तो बस यही बात है, यही ब्यूरोक्रेसी की इसी पावर को कंट्रोल करने की बात डाइकोटोमी में की जाती है। और एथिनोसेंट्रिक, ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है, एथिनोसेंट्रिक, कि जो हमारे वुड्रो विल्सन थे, प्यारे वुड्रो विल्सन, वो एथिनोसेंट्रिक थे। मतलब वो सिर्फ यूएस की प्रॉब्लम देख के चल रहे थे, उन्होंने ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं देखी थी, उन्हें ग्लोबल से कोई मतलब भी नहीं था, वो सिर्फ अमेरिकन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना चाहते थे। उनका जो मेन कंसर्न था ना वो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उन्हें कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सॉल्व करने से उन्हें कोई खासा मतलब था नहीं। तो हाँ, बस यही थी बातें कि उन्हें क्या क्या उन्हें क्रिटिसिज्म झेलने पड़े। पहला तो कि रिजेक्शन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी का, जो कि किया नहीं जा सकता। दूसरा कि वो वैसिलेटेड लग रहे थे, जो कि अपने आइडिया को बार बार चेंज कर रहे थे।
और निकोलस हेनरी ने उन्हें उनकी डाइकोटोमी को नेव कॉन्सेप्ट बोल दिया, नेव कॉन्सेप्ट। और वो एथिनोसेंट्रिक थे। यार कई बार क्या होता है ना, बोलते बोलते स्पेलिंग दिमाग में नहीं रहती, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि समझाया जाए चीज़ों को। स्पेलिंग तो आप खुद देख लिया करो, कई बार काफ़ी चीज़ों की गलत हो जाती है, तो उस पर इतना ध्यान ना दिया करो, समझ जाया करो बस चीज़ों को। मेरा मेन फोकस रहता है समझाने पे। अब रेलेवेंस की या इम्पैक्ट, जो भी कह लीजिए इसको, कि आज के टाइम पे क्या वो चीज़ें रेलेवेंट हैं और उनकी बातों का क्या रेलेवेंस हुआ, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ लेटर में। तो सबसे पहला जो मेन इम्पैक्ट आता है ना, कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे जाना जाने लगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज सेपरेट, DISCIPLINE। अगर वो ना होते ना, यहीं पे ड्वाइट वोल्डो, जो उनके क्रिटिक्स भी हैं, ड्वाइट वोल्डो, उन्होंने कहा था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी है ना, वो DNA है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, DNA ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा क्यों कहा, सोचो, अगर वुड्रो विल्सन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की बात ही ना करते, तो आपको लगता है कि एक सेपरेट डिसिप्लिन की शुरुआत हो पाती? हम क्या आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑप्शनल पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते यार। तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो गलत था सही था, वो बात की बात है, वो डिबेट और डिस्कशन चलता रहेगा, पर अगर वो इस पे बात ही ना छेड़ते तो एक सेपरेट डिसिप्लिन कभी आ ही ना पाता। इसीलिए फ्रैंक गुडनाउ, नहीं, इनके जो एफर्ट्स थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, उन्हीं से लेटर फ्रैंक गुडनाउ, एफ गुडनाउ, सॉरी FD गुडनाउ नहीं, एफ गुडनाउ, फ्रैंक गुडनाउ और LD वाइट लेटर अराउंड 1926 में बुक लेके आते हैं। फर्स्ट बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये फ्रैंक गुडनाउ और LD वाइट खुद वुड्रो विल्सन से इन्फ्लुएंस होके ये बुक लिखते हैं। पहली बुक आती है 1926 में। 1887 में पहला पेपर लिखा जा चुका था। अराउंड 29 ईयर्स लग जाते हैं पहली बुक आने में। चलो, देर आए दुरुस्त आए, बुक तो आई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। नाम था इसका इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पबेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्हीं का जो ऐसे था ना, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो फाउंडेशन बना फॉर फर्दर स्क्रूटिनी बाय थिंकर्स इन फ्यूचर। जो ये लिख के चले गए ना, स्टडी ऑफ, आज भी पढ़ते हैं हमने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ऐसे है, कभी टाइम मिले तो पढ़ लेना, काफ़ी मज़ेदार है। तो यही जो ऐसे था, ये फर्दर स्क्रूटनी, इसी पे स्क्रूटनी कर करके लोग अपना करियर बना गए। ये आपको लगता है जो लेटर थिंकर्स आए थे, इन्होंने इन्हीं को पढ़ पढ़ के अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का करियर बनाया, सीखी हैं लोगों ने यहाँ से चीज़ें, इसी पे स्क्रूटनी कर करके PhD भी करी है लोगों ने, सिर्फ इस एक ऐसे पर। हो सकते हैं तो कितना मेन इन्फ्लुएंस रखता है ये ऐसे। और इसी से रिलेटेड कुछ बाद में डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी दिया, तो यही कुछ लेटर डेवलपमेंट का रीज़न बना, जैसे कि क्लासिकल और बिहेवियरल थ्योरी। जहाँ क्लासिकल थ्योरी सिर्फ एम्फेसिस देती है रैशनैलिटी पे, एम्फेसिस ऑन रैशनल, कि आप रैशनैलिटी ले आइए अपने प्रिंसिपल्स, जो आप जब प्रिंसिपल्स बना रहे हैं ना, उनको रैशनल बनाइए। आपके प्रिंसिपल अगर रैशनल होंगे ना, तो एफिशिएंसी आ जाएगी। वैसे ये चैप्टर 2 का पार्ट है, पर हाँ मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ, अगर मैंने ये बात शुरू ही की है यहाँ पे, कि अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को अगर एफिशिएंट बनाना चाहते हैं ना, तो उनको रैशनल बना लीजिए। सिर्फ ये प्रिंसिपल्स पे फोकस करती है, इसीलिए हम यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, क्लासिकल तो पोस्ट ये सब इसी के हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स पे इतना फोकस दिया जाता था। पर वहीं जो बिहेवियरल थ्योरी है ना, वो ह्यूमन एस्पेक्ट को भी दिमाग में रखती है, कि अगर आपका वहाँ पे वर्कर ही अगर ठीक से काम नहीं करेगा, अगर वर्कर का ही माइंड साउंड नहीं होगा, वही अगर फिट एंड एक्टिव नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है एफिशिएंसी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। बाकी इस पे सोचना, दोनों के अलग अलग थॉट्स एंड प्रोसेसेस तो चलते रहते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे एनपीएम भी ही इन्हीं की लेटर डेवलपमेंट का रीज़न था, कि जो एनपीएम और एनपीएम के साथ साथ गुड गवर्नेंस,
तो इन दोनों के रूट एक ही जगह से ट्रेस होते हैं, नियो लिबरल फिलोसफी। और ये नियो लिबरल फिलोसफी इसीलिए आ पाई क्योंकि वुड्रो विल्सन अपना एक आर्टिकल लेके आए थे। ये सभी वुड्रो विल्सन से ही इन्फ्लुएंस थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, डाइकोटोमी, फिर प्राइवेटाइजेशन। यहीं पे हम नियो लिबरल फिलोसफी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का लेटर फेज का बात है ये। तो ये सब ही इसी से इन्फ्लुएंस होके बाद में निकलता है, ये चाहे उसे क्लासिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, एनपीएम, गवर्नेंस, ये सब ही इन्हीं के कारण ये डेवलपमेंट हो पाई। तो ये इनका रेलेवेंस है। और आज भी हम फेस करते हैं इनकम्पिटेंट गवर्नेंस बहुत सी कंट्रीज में, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग आज भी हमें देखने को मिल जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैग या इनकम्पिटेंट गवर्नेंस। तो इन सब को चैलेंज करने के लिए, इन सब को ठीक करने के लिए बात वुड्रो विल्सन करते हैं, और किया भी काफ़ी हद तक। पर उनका जो मेन फोकस था ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे था, और वो भी सिर्फ यूएस में। बस ये एक दिक्कत आ जाती है जो मुझे मेन फोकस लगता है, जो मुझे एक दिक्कत लगती है कि वो एज अ वर्ल्ड को होल लेके कुछ एक सब्जेक्ट नहीं बना रहे थे। वो सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका में क्या हो रहा है उस पर वो ज़्यादा एथिनोसेंट्रिक कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब वुड्रो विल्सन ठीक थे। मैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो किस सेंस में कहना चाह रहे थे वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ, फिर आपको भी लगेगा नहीं यार वुड्रो विल्सन ठीक थे। अभी तो क्रिटिसिज्म पढ़ के लगा ना कि नहीं वुड्रो विल्सन ऐसे कैसे, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को तो अलग किया नहीं जा सकता, वो भी बताता हूँ मैं। अब एक चीज़ है जो क्वेश्चन भी आया था थोड़े दिन पहले, मैंने पढ़ रहा था, क्वेश्चन भी है एक कि पॉलिटिक्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रेसिप्रोकल रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन आपस में। सोच सकते हैं कैसे? हाँ वही जो मैंने ऊपर बताया था, अभी 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 ये वाला ऐसा ही है। बस इसको थोड़ा एक वे में कैसे लिखना है इस क्वेश्चन के तरीके से वो देखिए। पहले तो रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों का म्यूचुअल रिस्पॉन्स, एक दूसरे को दोनों म्यूचुअल रिस्पॉन्स करते हैं। अगर वो कोई उसको बात कर रहा है तो उसका काउंटरैक्ट करेगा और वो उसका काउंटरैक्ट करेगा, बस यही है म्यूचुअल रिलेशनशिप जो यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना था, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये मान लो पॉलिटिक्स है और ये एडमिनिस्ट्रेशन है, सेपरेट स्पेयर्स में बैठे हैं अपने। यहाँ से पॉलिटिक्स जो सेंटर में लीडर्स बैठे हैं ये पॉलिसीज, कलर चेंज नहीं अभी तक, पॉलिसीज बना के भेजेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, कलर, और यही एडमिनिस्ट्रेशन उन पॉलिसीज को पूरा करने के लिए कमिटमेंट देगा, अपनी कमिटमेंट। ठीक है, ये इसने इस पे पॉलिसीज भेजी, यहाँ से फिर कमिटमेंट आया, और ये जो कमिटमेंट देंगे ना ये भाई ब्यूरोक्रेट्स होगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं। और यहाँ पे पहला रिलेशन तो ये हो गया, पॉलिसीज इधर से आई उधर से कमिटमेंट चला गया। दूसरा रिलेशन चलिए इसी में समझते हैं, दूसरा डायग्राम नहीं बनाते। अब क्योंकि पॉलिसीज ऊपर से आई थी तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करेगा, कमिटमेंट तो दे देगा पर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करेगा। और वो प्रॉब्लम्स वो अपने सीनियर्स को जो यहाँ पॉलिसीज बना रहे हैं, पॉलिसीज मेकर, उनको भेजेगा कि हमें ग्राउंड लेवल पे ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली। तो अगली बार जब पॉलिटिक्स वैसी कोई स्कीम बनाएगा, कोई स्कीम या कोई एक्ट या कोई लॉ अगर बनाएगा तो वो उन ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रखेगा, और इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज़ को, इन्हीं ग्रीवांसीज को, जो यहाँ से ग्राउंड लेवल से जो ग्रीवांस निकलेगा ना, इस ग्रीवांस को रिड्रेसल करती हुई स्कीम बनाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है कि जो टॉप लेवल पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन उन पॉलिसीज पे कमिटमेंट देगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जाएंगी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स का, ये जो प्रॉब्लम्स फेस की गई हैं ये पॉलिटिशियंस को भेजी जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेट जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स फेस करेंगे वो पॉलिटिशियंस को भेजी जाएंगी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को अगली जो स्कीम्स बनाएंगे वो उसमें ग्रीवांस रिड्रेसल की तरह उन प्रॉब्लम्स, ताकि नेक्स्ट पॉलिसीज में वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो अगली जो पॉलिसीज बनेंगी ना वो इस हिसाब से बनेंगी कि ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े। यही दोनों के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। दोनों इसीलिए कहते हैं कि
पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी नहीं हो सकती, कंप्लीट सेग्रीगेशन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई ये चीजें? थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, चीजें तो आसान है, चीजें तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। पहला चैप्टर तो नहीं है यार ऑब्वियसली, सेकंड चैप्टर कुछ हद तक कह सकते हैं, पर आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ना, बता दूंगा, पढ़ा तो मैं क्या दूंगा, मैं टीचर थोड़ी, मैं तो खुद एक, मैंने एक चीज़ देखी है, जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं ना, जैसे आप डीयू में पढ़ेंगे या इग्नू वगैरह ऐसे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे ना, वो कभी खुद को टीचर नहीं बोलते। उनसे पूछा जाए आप क्या करते हैं, मैं इस सब्जेक्ट का स्टूडेंट हूँ। जैसे कोई अगर साइंस पढ़ा रहा है ना, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। जो ग्रेट पॉलिटिशियंस होंगे ना, या जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट होंगे, उनके मुंह से आप हमेशा ये बात सुनेंगे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है उनके लिए। हम तो खैर वैसे भी स्टूडेंट हैं। अब करंट स्टेटस में बात आती है कि क्या डाइकोटोमी जो है वो फुली रिजेक्टेड हो गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या विल्सन ने खुद डाइकोटोमी को रिजेक्ट किया था? तीसरा क्वेश्चन, कि मेन रैशनल क्या है डाइकोटोमी कॉन्सेप्ट के पीछे, रैशनल बिहाइंड डाइकोटोमी, जिसकी मैंने बात की थी, जिसके लिए विल्सन को बोल दिया गया था कि ये तो अपने आइडिया चेंज करते रहते हैं। चौथा, अगर वो सेपरेट नहीं है, इफ दे आर नॉट सेपरेट, तो उनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, रिलेशन। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या विल्सन जो थे वो मिसअंडरस्टूड किए गए थे थिंकर्स के द्वारा? मिसअंडरस्टूड, क्या थिंकर्स ने विल्सन को मिसअंडरस्टूड कह दिया था जब उन्हें कहा कि ये तो अपने आइडियाज चेंज करते रहते हैं, ये वैसिलेटेड हैं? ये सब बात करेंगे। अब पहले कुछ थिंकर्स देख लेते हैं। थिंकर्स, इसमें ना थिंकर्स या स्कूल्स, किस स्कूल से थिंकर्स आते हैं? पहला तो आता है फ्यूजन स्कूल, FUSION, फ्यूजन स्कूल, जिसकी मैंने अभी बात की थी कि 1887 में विल्सन अपना डाइकोटोमी मॉडल दे देते हैं, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की बात कर देते हैं। उसके बाद ना 1891 आते आते कि वो बोलते हैं कि विल्सन ने ना, वुड्रो विल्सन ने अपना जो डाइकोटोमी मॉडल था उसको दोबारा रिव्यू किया था, एक बार दोबारा पढ़ा था, उन्हें उसमें ना काफ़ी कमियां भी लगी थी, इसीलिए उन्होंने खुद उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये कहा जाता है, पर इसके लिए ना कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इससे स्कूल से मार्टिन आते हैं बेसिकली, तो इसके लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बस कहा जाता है, ये कथनों में है या कहने की बात कह लो, पर इसके लिए कोई हार्डकोर एविडेंस हमारे पास है नहीं। दूसरा आता है कंप्लीमेंटेरिटी स्कूल, जिससे आती है जिम्सवरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सेप्टेड स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसकी बात ना हम 2 मिनट रुक के करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना है। बाकी स्कूल इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में 2 मिनट रुक के बात करते हैं, हम आगे देखते हैं। अगली आती है सेपरेशन स्कूल, जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट ही ठीक है, एक सेपरेट अलग अलग डिसिप्लिन के तरीके से। यहाँ पे आते हैं फ्रेडरिक मोशर और जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक है, फ्रेडरिक मोशर, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, मैं सोचा फ्रेडरिक मोशर और जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक है, और लास्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है रिजेक्शन स्कूल, जो डाइकोटोमी को पूरी तरह रिजेक्ट कर देते हैं, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ डाइकोटोमी। इसमें आते हैं हमारे हर्बर्ट साइमन, विल्सन के सबसे बड़े क्रिटिक, देन एप्पलबाय, देन वोल्डो, ड्वाइट वोल्डो, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। पर एक खूबसूरती पता है क्या है अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, ये डाइकोटोमी को रिजेक्ट कर रहे थे, यहाँ दिख रहा है आपको, ये रिजेक्ट कर रहे हैं डाइकोटोमी को, पर यही ड्वाइट वोल्डो
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को डीएनए कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की अगर बात नहीं हुई होती ना तो कोई नया डिसिप्लिन कभी शुरू ही नहीं हो पाता। तो यही एक अच्छी खूबी होती है कि आप अपने कंपेनियन की कमियां भी आपको पता होनी चाहिए और वो क्या खूबियां कर रहा है ये भी बताएं, जो कि आज के पॉलिटिकल सिस्टम में मुझे कहीं नहीं दिखती है। वो बस सब एक दूसरे पे कटाक्ष कसते रहते हैं। कोई कोई अच्छी चीज़ कर रहा है ना उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। किसी ने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना सब पहुंच जाएंगे उस पर कटाक्ष कसने। पढ़े लिखे हैं कहाँ, आखिर दिक्कत तो यही आती है। हाँ, तो हम वापस आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्कूल पे। मोस्ट एक्सेप्टेड स्कूल ऑफ थॉट है ये। इसमें बेसिकली बात क्या होती है ना, जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं या रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के लिए, और उनके पास अपने अपने स्पेयर में ऑटोनॉमी है। इसको ऐसे समझिए, ये पॉलिटिक्स है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सेपरेटेड तो हैं, ये इतने एरिया में ये सेपरेटेड तो हैं, पर एक इनके पास एक ओवरलैपिंग आस्पेक्ट भी है जो एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस बनाए रखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए कि कोई पॉलिसी आ रही है ऊपर से, पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ ये ऑर्डर मिलता है कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, सबको लाभ मिलना चाहिए। वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो कंप्लीट इन द हैंड ऑफ अथॉरिटीज है। वो उसमें अपनी क्या क्रिएटिविटी लगाते हैं, क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं, कि वो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सब इन द हैंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। बस उन्हें ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, इस पॉलिसी का एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए। उसमें वो किस तरीके से क्रिएटिविटी लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब उन पे है। बस यही है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट एक ओवरलैपिंग एस्पेक्ट है दोनों में, ओवरलैपिंग एस्पेक्ट। ठीक है, ये उसी तरह है कि इसके लिए ना एक काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दी जाती है जो आप यूज़ भी कर सकते हैं कभी पेपर लिखने के लिए आए तो। सेम ऐसी स्टेटमेंट है, सेम लाइक सिविल सर्वेंट जो हैं, सिविल सर्वेंट्स शुड अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स but not to get themselves indulge in politics। हाँ, तो यही है स्टेटमेंट कि सिविल सर्वेंट जो है, सिविल सर्वेंट शुड अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स बट नॉट टू गेट देमसेल्फ इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, कि उन्हें पता होना चाहिए कि देश की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या क्या काम हो रहे हैं, पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है, क्या स्कीमें लेके आ रही है, इस सब की नॉलेज तो होनी चाहिए सिविल सर्वेंट को। पर उन्हें पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होना चाहिए कि मैं बीजेपी का फेवर हूँ, मैं कांग्रेस का फेवर करता हूँ, मैं आम आदमी का फेवर करता हूँ, ये आम आदमी ऐसे अच्छा कर रही है, बीजेपी ये बुरा कर रही है। उन्हें ये जो चाय की टपरियों पे जो चर्चा होती है ना, वो ब्यूरोक्रेट्स को नहीं करनी, वो वैसे भी नहीं करते हैं। वो सिर्फ हम जैसे जो कॉमनर्स होते हैं ना, यही शाम को चाय की चुस्कियाँ लेते हुए कि अच्छा ये गवर्नमेंट ये कर रही है, ये सरकार ये कर रही है, ये सब हमारी आदतें होती हैं। ब्यूरोक्रेट्स कभी ऐसे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए ये सब बातें नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं होना है, उन्हें सब पता होना चाहिए कि काम क्या हो रहा है देश में। तो आप में से कितने लोग हैं जो शाम को चाय की चुस्कियाँ लेते हो सब डिस्कस करते हैं? नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए। अभी आप ब्यूरोक्रेट बने नहीं हैं, बनने वाले हैं, आप भावी ब्यूरोक्रेट हैं आप। तो चाय की, पर इसका फ़ायदा भी बहुत होता है, पता आपको। हम भी जब पढ़ते थे ना, जब मैं करोल बाग में पढ़ता तो चाय पे ऐसे बैठे बैठे कई बार ऐसी डिस्कशंस हो जाती थी कि अच्छा ये सरकार ये कर रही है, ये सरकार, तो डिबेट्स भी इस पे हो जाती थी। उससे काफ़ी नॉलेज में इंक्रीमेंट होती है, एक फ़ायदा ये भी है उस चीज़ का। पर हाँ, वो लड़ाइयों वाली नहीं होनी चाहिए जो कॉमनर्स वाली, कि धर्म के नाम पे और इन सब के नाम पे पॉलिटिक्स चलाई जाए। वो सब उसको अवॉइड करते हुए अपनी एक प्रोडक्टिव जो टॉक हो वो होनी चाहिए चाय की चर्चा में, वो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, तो अब कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल की बात हो रही थी, कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल। तो आपने ऊपर जैसे मैंने बताया कि ये दोनों
इंडिपेंडेंट है, पर एक ओवरलैपिंग एस्पेक्ट भी आता है दोनों के बीच में। अब इनमें ना 3 टाइप का रिलेशन दिखता है कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल में। पहला तो है सेपरेट एंटिटीज, सेपरेट एंटिटीज। दूसरा है ओवरलैपिंग रिलेशन, जिसकी हमने थोड़ी सी तो बात ऊपर कर ही ली, ओवरलैपिंग रिलेशनशिप। तीसरा है रेसिप्रोकल रिलेशन, वही कि आपस में दोनों एक दूसरे को, बातें सब कर चुके हैं हम थोड़ी ऊपर, बस इसको समराइज करने के लिए, एंड अप करने के लिए, कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स और ये एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिटी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी, ये इम्प्लीमेंट करेगी। यही इनका रेसिप्रोकल रिलेशन भी है कि ये दोनों एक दूसरे को, वहाँ से फीडबैक आएगा, इधर से ऑर्डर आएगा कि आपको ये काम करना है, और वो इस पर फीडबैक देगी कि ग्राउंड रियलिटीज़ थी क्या, जो अभी मैंने ऊपर समझाया था यही वाला, ये रेसिप्रोकल रिलेशन, दोनों के बीच में ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो ये कम्प्लीमेंट्री मॉडल का थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, और दोनों के बीच में ओवरलैपिंग रिलेशनशिप है, जो मैंने यहाँ समझा दी है। और इसी को, यही ओवरलैपिंग रिलेशन को निकोलस हेनरी ट्वाइलाइट जोन बोलते हैं। ट्वाइलाइट जोन, ट्वाइलाइट मूवी देखी है? हाँ, वही ट्वाइलाइट जोन, कि सम एरियाज वोंट हैव अ लाइन ऑफ डिमार्केशन, इन दोनों एरिया में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसी को ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है बेसिकली। तो बस यही था आज की क्लास में। हाँ, जाने से पहले, ये रिलेशनशिप डायनेमिक है, रिलेशन डायनेमिक। इसी डायनेमिक रिलेशन को वुड्रो विल्सन समझा रहे थे। तो कुछ लोगों ने वुड्रो विल्सन को वैसिलेटेड बोल दिया। वो वैसिलेटेड थे नहीं कि कीप चेंजिंग आइडियाज, वो अपना आइडिया चेंज नहीं कर रहे थे, वो बस इसी रिलेशनशिप को, जो कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल है ना, कॉम्प्लीमेंटरिटी मॉडल, कि सेपरेट भी है, रेसिप्रोकल रिलेशन भी है, और दूसरे पे ओवरलैप भी कर रहे हैं, वो बस इसी डायनेमिक रिलेशनशिप को समझाना चाह रहे थे जब लोगों ने उन्हें वैसिलेटेड बोल दिया। ठीक है ना? तो कई बार चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही डायनेमिक रिलेशनशिप को समझाते समझाते चीज़ें कुछ ऐसी बदल गई कि स्टीलमैन को ने वैसे शायद समझ ना पाए हो, या कुछ और चीज़ें वो समझा रहे हो, तो वो तो टाइम की बात है। थिंकर्स हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं, फिर उसको समझना लोगों को पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें वो कही हैं। वो तो सीधा अपना ऐसे लिख के चले गए, अब समझना उससे क्या आप आउटकम निकाल रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, शायद स्टीलमैन वुड्रो विल्सन को ठीक से समझ ना पाए हो, इसलिए उनको कह दिया कि वो अपना आइडिया चेंज कर रहे थे। पहले कह रहे थे कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी होना चाहिए, फिर कह रहे थे नहीं होना चाहिए, उनका ओवरलैपिंग रिलेशन है, फिर वो उसका रेसिप्रोकल रिलेशन समझा रहे। वो बस अपनी भाषा में कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल समझा रहे थे, जिसको उस टाइम लोग समझने में असमर्थ रहे। वो कुछ चीज़ें होती है ना कि आप टाइम से पहले कुछ चीज़ें लोगों को बता दो ना, तो आप बेवकूफ़ ही लगते हो। ये स्टेटमेंट है सही में, कि समय से पहले अगर कोई चीज़ें बताने लग जाए ना, आप समय से पहले की कोई बातें बताने लग जाओ, कि आज अगर कोई, आप ये समझिए कि 10 साल पहले, ज़्यादा टाइम मत लो, आज ईयरफोन देखें, वो जो कान में लगते हैं, ईयरबड्स, छोटे से कान में बड्स लगा लिए, उस पर कोई बात करते हुए जा रहा है, तो लोग उसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो पागल है, देख आप अपने आप ही बात करते हुए चले जा रहा है। और उन्हें ये नहीं पता होगा ना कि बड्स लगे हुए हैं उसके कान में, क्यों? उस टाइम की टेक्नोलॉजी किसी को पता ही नहीं थी। तो बस वही वुड्रो विल्सन कर रहे थे कि समय से बाद पहले की बात बोल रहे थे। तो वही अगर वुड्रो विल्सन 20-30 साल बाद में अगर आके ये बात करते, तो वुड्रो विल्सन को शायद एक ग्रेट स्कॉलर कह दिया जाता, पर उस टाइम वो हुए तो शायद उन्हें बिन पैंदी का लोटा कह दिया गया। चलिए, तो यहीं हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं, और कल के लिए कल क्या करना चाहेंगे? तो कल बेसिकली हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और उसका करंट स्टेटस क्या है, जिसमें हम 6 पैराडाइम्स भी देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।